हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज जो है हम लोग अपनी कंप्यूटर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक तरीके का प्रोग्राम होता है और इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। आपके कंप्यूटर को मैनेज, कंट्रोल या फिर कोई भी आपका स्पेसिफिक टास्क होते हैं उन्हें परफॉर्म करने में मदद करता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, ये यूज़र हैं, ये आप हैं, ये आपका हार्डवेयर कंप्यूटर है। तो उन दोनों को मिलाता कौन है? उन दोनों के बीच में कौन आता है? वो है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप अपना कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे, अपना यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो एक सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके से ब्रिज का काम करता है आपके और आपके हार्डवेयर कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, और ये इंटेंजिबल पार्ट होता है, मतलब इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को देख और छू नहीं सकते। इसका मेन काम होता है कि आपको जो कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना, ताकि आप अपना कंप्यूटर चला सकें सही से। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडो। ठीक है, विंडो आपके लैपटॉप या पीसी में होगा। जैसे मैक ओएस, अगर आपके पास एप्पल का है तो मैक ओएस होगा आपके पास। ठीक है, या फिर एंड्रॉयड आपके फ़ोन में जो होता है, आपके जो मोबाइल में होगा उसमें एंड्रॉयड हो सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में होते हैं, जो मेनली ऑपरेट करते हैं आपको कंप्यूटर और आपका मोबाइल चलाने में आपको मदद करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसे ब्राउज़र, आपको इंटरनेट चलाना है तो आप क्रोम यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो चलाना है तो आप वीएलसी यूज़ करेंगे। वैसे जीमेल, ठीक है, मैक, ये पावर एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इन सब का यूज़ होता है। आपको कोई अगर काम करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक टास्क करना, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। तो मैंने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे ऑल ओवर कंप्यूटर को मैनेज करता है। आपके कंप्यूटर को स्टार्ट, रन और उसके जो बेसिक टास्क होते हैं उन्हें मैनेज करने में मदद करता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक आपके पास कार है। ठीक है, कार समझ ली कंप्यूटर है। इसके अंदर जो इंजन है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कार जो है बिना इंजन के नहीं चल सकती। अगर कार में इंजन नहीं होगा तो कार नहीं चल सकती। उसी तरीके से अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो आप कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मस्ट है, ये होना ही है। ठीक है, तभी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्ट प्रोग्राम्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको डेली टू डेली टास्क जो उसमें रहते हैं कंप्यूटर में उन्हें करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, या फोटो एडिटिंग करनी है तो आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। गेम खेलना है, ब्राउजिंग करनी है, या फिर कोई वीडियो देखना है, तो ये जो है एप्लीकेशन का पार्ट है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने कहा ना कि ये कार है और कार का इंजन है, तो कार बिना इंजन के नहीं चलेगी। तो इंजन क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे कार के अंदर और क्या क्या होता है? एसी होता है, मीडिया प्लेयर होता है, चार्जर होता है, ब्लूटूथ होता है। अगर ये कार में है तो ये कार में आपको और फंक्शन जो कार के हैं वो करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बिना कार चल भी सकती है, और ये लेकिन ये आपको कार के अंदर और भी उसके ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। तो ये हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। तो मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मेन सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर का या फिर आपकी मशीन का। ठीक है, जो आपको आपके कंप्यूटर को चलाने में आपकी मदद करता है, उसे ऑपरेट करने में, उसे मैनेज करने में और उसे कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। ठीक है,
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक्स ओएस, एंड्रॉयड, ठीक है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अब टाइप क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के? देखिए, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला टाइप। फिर दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर है जैसे ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, BIOS और UEF, ये सब फर्मवेयर का पार्ट होते हैं। और फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। ये सब क्या है? ये सब टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है, ये सब टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब चलिए एक एक करके हम लोग सारे टाइप देख लेते हैं। तो कौन कौन से मेन टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, तो आपको ये सारे टाइप याद रखने होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज, ये सब पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब टाइप देख लेते हैं। तो पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपको पता होगा, जैसे आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा? विंडो। और अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो आपके में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? iOS, ठीक है। अगर आप क्रोम बुक यूज़ कर रहे हैं तो आपमें होगा क्रोम OS, ठीक है। वैसे आप मैक OS, लाइनक्स, एंड्रॉयड मोबाइल में होगा, यूनिक्स और BSD, ये कई प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कई प्रकार के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो आपको कंप्यूटर चलाने और उसके ऑल ओवर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, कंप्यूटर की ऑल ओवर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं कौन? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे हम लोग अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम लोग अलग से भी एक टॉपिक में, अलग वीडियो में भी पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरीके से ये कह लीजिए, ये आपके कंप्यूटर को मेंटेन, उसे मैनेज करने में और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए ये मैकेनिक है कंप्यूटर का, ये एक तरीके से मैकेनिक या समझ लीजिए डॉक्टर है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को मैनेज करने में, उसे मेंटेन करने में और उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने में, ठीक है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज और उसको सुधारने में कौन हेल्प करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की हेल्थ अच्छी रहती है और वो सिक्योर भी रहता है। आपके कंप्यूटर की हेल्थ भी अच्छी रहती है और वो सिक्योर भी रहता है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे एंटीवायरस, ये वायरस से बचाता है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, विनार, बैकअप टूल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो अपने आप कंप्यूटर में डालते हैं ताकि आप वायरस से अपने कंप्यूटर को बचा सकें। फिर आता है आपका फाइल कंप्रेशन टूल। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फाइल है, तो उसे छोटा करने के लिए, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए हम लोग फाइल कंप्रेशन टूल यूज़ करते हैं, जैसे विनार हुआ, विनजिप हुआ, ठीक है। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं फाइल कंप्रेशन टूल। फिर आता है बैकअप टूल। अगर आपको कोई अपने डाटा का बैकअप बनाना है तो बैकअप टूल का यूज़ करते हैं, जैसे विंडो बैकअप, गूगल बैकअप, ठीक है। और फिर आता है आपका डिस्क क्लीनअप टूल। अगर जैसे कोई पुरानी फाइल्स हो, टेम्परेरी फाइल्स हो या जंक फाइल हो, जिनका कोई यूज़ ना हो, उन्हें हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप होता है, ठीक है, ताकि स्पेस बन सके आपके कंप्यूटर में। फिर आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी आपके हार्ड डिस्क में डाटा अनऑर्गेनाइज पड़ा है, मतलब इधर उधर पड़ा है, उसे ऑर्गेनाइज कर देगा। जो भी डाटा आपके हार्ड डिस्क में इधर उधर पड़ा है उसे एक जगह ऑर्गेनाइज कर देगा, और इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मेनली ये टूल जो है हार्ड डिस्क में यूज़ होता है। जिस भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है वहाँ मेनली यूज़ होता है। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें SSD लग के आ रही है, तो वहाँ इसका इतना यूज़ नहीं है। अब आता है इंक्रिप्शन टूल। मान लीजिए आपको कोई डाटा सेव करना है, उसमें पासवर्ड लगाना है, तो उसके लिए आता है इंक्रिप्शन टूल, जैसे बिट लॉकर। फिर सिस्टम मॉनिटरिंग टूल, जो आपके CPU को, रैम को, उसकी बैटरी या आपके कंप्यूटर की ऑल ओवर हेल्थ को चेक करता है। तो ये कुछ होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप। आगे चलते हैं। अब आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या क्या मतलब है? देखिए, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर में जैसे आपका प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ठीक है, ग्राफिक कार्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, ठीक है, वेब कैम हुआ, ये सब आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हैं। तो इन सबको कम्युनिकेट कराने के लिए OS से हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइस ड्राइवर का। फिर से समझिए, इन हार्डवेयर को, ताकि वो
आपके ओएस मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है? उनकी बात समझ पाएँ, इसलिए बीच में आता है डिवाइस ड्राइवर। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो ये डिवाइस ड्राइवर है, ये कंप्यूटर की भाषा जो है, आपके हार्डवेयर को समझाता है कि ऐसे काम करना है आपको। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो डिवाइस ड्राइवर को समझाता है। मतलब डिवाइस ड्राइवर जो है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हार्डवेयर को समझाता है, ठीक है? जो भी कंप्यूटर की कहता है कि ये काम ऐसे करना है, वो डिवाइस ड्राइवर आपके हार्डवेयर को समझाता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरीके से बीच में ब्रिज का काम करता है, जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो डिवाइस ड्राइवर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से कम्युनिकेट कर सके हार्डवेयर डिवाइस से। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो आप ये जो आपके जो हार्डवेयर है उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आप जो अपने हार्डवेयर लगाते हैं अपने कंप्यूटर में वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हर हार्डवेयर का अपना खुद का एक डिवाइस स्पेसिफिक ड्राइवर होता है, ठीक है? हर हार्डवेयर का अपना खुद का एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर एक तरीका का सॉफ्टवेयर होता है, जो अगर कंप्यूटर में पड़ा होगा तो उस हार्डवेयर को आप यूज़ कर पाएँगे। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल इंस्टॉलेशन भी होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब क्या होता है, अब जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर आते हैं, उसमें पहले से ही डिवाइस ड्राइवर पड़े हुए आते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने माउस लगाया, जैसे आपने कीबोर्ड लगाया, तुरंत चलने लगे। आपको डिवाइस ड्राइवर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ हार्डवेयर होते हैं जिनके डिवाइस ड्राइवर, जिनके सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में नहीं होते हैं, तो उन्हें आपको डाउनलोड करना होगा। तब जब उन्हें इंस्टॉल कर देंगे डाउनलोड करके, तब वो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में चलेगा। या फिर याद करिए, जब पहले वो क्या होता था कि वेबकैम लेने जाते थे या फिर प्रिंटर लेके आते थे, तो उसके साथ एक सीडी भी मिलती थी अलग से, ठीक है? उसके साथ एक सीडी मिलती थी। अब जब उस सीडी को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, उसके बाद वो जब डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद ही आप उस प्रिंटर या वेबकैम का यूज़ कर पाते थे, ठीक है? तो उन्हें हम लोग कहते थे मैनुअल इंस्टॉलेशन। या तो आप डाउनलोड करिए या फिर सीडी लगा के उसे इंस्टॉल करिए, तब जाके आप उस हार्डवेयर को यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रिंटर का अलग ड्राइवर होता है, ग्राफिक कार्ड का अलग ड्राइवर होता है, कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होता है, साउंड ड्राइवर, ठीक है? अलग-अलग हार्डवेयर के अलग-अलग ड्राइवर होते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके का स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। अब फर्मवेयर क्या होता है? देखिए, ये भी एक तरीके का परमानेंट प्रोग्राम है। क्या है? परमानेंट प्रोग्राम। और किसमें फीड होता है ये? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ये रीड ओनली मेमोरी में फीड होता है। और ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो आपके सिस्टम का ओएस और हार्डवेयर को लोड करने में हेल्प करता है, ठीक है? फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रोम में होता है, और जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, आपके सिस्टम को लोड करने में, आपके हार्डवेयर को लोड करने में, और जो भी आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, उसे लोड करने में हेल्प करता है, वो है फर्मवेयर। ऐसे समझिए, माने आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो पहली चीज़ क्या लोड होगी? पहली चीज़ स्टार्ट होगी फर्मवेयर। और फर्मवेयर क्या करेगा? फर्मवेयर क्या करेगा कि आपका जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर है आपकी मशीन का, उसे स्टार्ट करेगा, आपका जो ओएस है उसे लोड करेगा, ठीक है? जैसे हम लोग के कंप्यूटर में फर्मवेयर कौन सा यूज़ होता है? बीआईओएस, ठीक है? ये फर्मवेयर क्या करेगा? आपके हार्डवेयर और आपके कंप्यूटर के ओएस को लोड करेगा, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा। तो फर्मवेयर क्या किसमें हेल्प करता है? आपके कंप्यूटर को स्टार्ट या लोड करने में, ठीक है? और ये किसमें होता है? ये फर्म पड़ा किसमें होता है? ये रोम में पड़ा होता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी में होता है। और ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये इसका डाटा जाता नहीं है। डाटा इसका परमानेंट होता है, ये परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर इसका डाटा चला जाएगा, तो आप अपना कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर पाएँगे, या फिर आप अपनी मशीन ऑन ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसका डाटा जाता नहीं है, ये परमानेंट होता है, परमानेंट सॉफ्टवेयर है ये, जो कि नॉन वोलेटाइल होता है और रोम में पड़ा होता है, जो कि आपके कंप्यूटर या आपकी मशीन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? ये तो मैंने आपके कंप्यूटर की बात बता दी। वैसे जैसे बहुत सी मशीन्स होती हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज या फिर टीवी, इनमें भी फर्मवेयर होता है, ठीक है? इनमें भी फर्मवेयर होता है जो इन्हें स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो हर कंप्यूटर या फिर अलग-अलग मशीन में अलग-अलग फर्मवेयर होते हैं। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग के कंप्यूटर में जो होता है वो होता है बीआईओएस। ये देखिए, बीआईओएस की स्क्रीन है। जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बीआईओएस की स्क्रीन है ये है,
जो आपको कंप्यूटर को लोड करने में, आपके हार्डवेयर को बूट करने में, ठीक है? मतलब एक तरीके से हम लोग कहते हैं जब आपको कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं बूटिंग, आप उसे कहते हैं बूटिंग, ठीक है? तो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन हेल्प करता है? बीआईओएस। और बीआईओएस क्या है? एक तरीके का फर्मवेयर है। वैसे अलग-अलग फर्मवेयर होते हैं, जैसे राउटर का हुआ, प्रिंटर का हुआ, स्मार्टफ़ोन का हुआ, वॉशिंग मशीन का हुआ, टीवी, फ्रिज का हुआ, ठीक है? तो ये फर्मवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अगला देखते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है? ये भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब होता क्या है, देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? पहले आप एक बात समझिए कि जो कंप्यूटर होता है हम लोग का, वो एक ही तरह की लैंग्वेज समझता है। मतलब उसे एक ही तरह की लैंग्वेज समझ में आती है, उसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। तो उसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है कंप्यूटर को, ठीक है? और जो हम लोग कोड लिखते हैं, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या कोड लिखते हैं, वो मेनली सी और जावा, पाइथन में होती है। इन टाइप के लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं। लेकिन ये एक लैंग्वेज कंप्यूटर समझ नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को ट्रांसलेट करना पड़ता है इस लैंग्वेज को, ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। तो इसके लिए आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये क्या करता है, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी, जावा, इसके जो भी इंस्ट्रक्शन या कोड होते हैं, उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी कोड में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हम लोग की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो जो ट्रांसलेटर वो कितने टाइप के हैं? वो 3 टाइप के हैं। एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 3 जो हैं हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़ने से पहले हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं कुछ। जैसे मैंने आपसे कहा मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है आपकी मशीन लैंग्वेज, उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और ये इस टाइप की होती है, देखिए, 0011, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती है। और मशीन लैंग्वेज फास्टेस्ट होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, बात है कि कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज 0011। तो उसे अगर इस लैंग्वेज में कोड मिलेगा तो सबसे तेज काम करता है ना। तो इसलिए इस मशीन लैंग्वेज को हम कह सकते हैं ये फास्टेस्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो सबसे तेज कंप्यूटर इसी को समझता है। लेकिन हम लोग के लिए हार्ड होती है, हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। ये लैंग्वेज हम लोग के लिए हार्ड होती है, ठीक है? अच्छा, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। अब अगली लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक तरीके की लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसमें हम लोग 0 और 1 की जगह शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं कोडिंग लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग इस टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? और लेकिन कंप्यूटर को तो आपको मशीनी लैंग्वेज समझ में आती है, तो ये जो हम लोग कोड लिखते हैं, इसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में कौन? उसे कहते हैं असेंबलर। असेंबलर जो है इन कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर समझ सके। तो इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है? फिर आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होती है और ये हम लोग के लिए आसान होती है, ठीक है? इसमें जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है? ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम लोग के लिए लिखना आसान होता है थोड़ा-सा। ये थोड़ा कठिन है, ये तो बिल्कुल कठिन है, ठीक है? तो ये हम लोग के लिए आसान होती है। हम लोग कोड इसी लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? उसे करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर उसे मशीन लैंग्वेज जो है कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये सबसे स्लो होती है। हाई लेवल लैंग्वेज सबसे स्लो होती है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, मशीन लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर तुरंत समझ सकता है इसे, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज जो होती है, वो इससे स्लो होती है, ठीक है? इससे स्लो होती है और सबसे स्लो जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सबसे स्लोएस्ट होती है। तो सबसे तेज कौन-सी हुई? मशीन लैंग्वेज। उससे स्लो कौन-सी हुई? असेंबली लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा स्लो कौन-सी हुई?
आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसे कन्वर्ट होने में टाइम लगता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये सबसे स्लो होती है और सबसे फास्ट मशीन लैंग्वेज होती है। एक बात और, देखिए मशीन लैंग्वेज मैंने लिखा मशीन डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये मशीन लैंग्वेज जिसके लिए लिखी जाएगी, उसी मशीन पे चलेगी फिर। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज जिस मशीन के लिए लिखी जाएगी, मशीन के लिए ये कोड लिखे जाएंगे, उसी के लिए चलेंगे, उसी मशीन पे चलेंगे, ठीक है? लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ये कोड अलग-अलग मशीनों पे चल जाता है, अलग-अलग कंप्यूटर पे भी रन कर जाते हैं, ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने 3 तरह की लैंग्वेज समझ ली। अब इसके ट्रांसलेटर देखते हैं। देखिए, पहला है असेंबलर। ये असेंबलर क्या करता है? अभी हम लोगों ने पीछे देखी असेंबली लैंग्वेज, जो कि ऐसे लिखी जाती है। ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती हैं, जहाँ कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? असेंबलर, ठीक है? तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, नेटवाइट असेंबलर, जीएनयू असेंबलर, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आता है आपका इंटरप्रेटर। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? ये जो भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपके सी, जावा, पाइथन, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका एक बात है कि ये एक-एक करके कन्वर्ट करता है। मान लो जो भी आपने कोड लिखा, पहले एक लाइन कन्वर्ट करेगा, उसमें देखेगा कोई एरर तो नहीं है, फिर सेकंड लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड लाइन कन्वर्ट करेगा, उसमें देखे कोई एरर तो नहीं है, फिर फोर्थ लाइन कन्वर्ट करेगा। हर लाइन कन्वर्ट करने के बाद उसमें देखे कि कोई एरर तो नहीं है। मान लीजिए अगली लाइन में उसे कोई एरर मिल गया, यहाँ पे उसे कोई एरर मिल गया, तो वहीं पर रुक जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा और जब तक आप उस एरर को हटाएंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पहले एक-एक करके लाइन को कन्वर्ट करता है और एरर चेक करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? ट्रांसलेट स्टेप बाय स्टेप, एक-एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करता है और जैसे ही उसे कोई एरर मिलता है, रुक जाता है, ठीक है? उसे एरर मिलता है, रुक जाता है, आप एरर को हटा दीजिए, ठीक है? फिर वो आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा स्लो भी होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ना, एक-एक लाइन एक बार में कन्वर्ट करता है। तो जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी इंटरप्रेटर, मैटलैब इंटरप्रेटर, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल हैं। देखिए, इसका हम लोग यूज़ मेनली डिबगिंग में काम करते हैं। डिबगिंग क्या होती है? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं, तो मान लीजिए उसमें कोई बग आ गया, उसमें कोई एरर आ गया, उस उस बग को हटाने के प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। तो जब हम लोग डिबगिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ का, इंटरप्रेटर का। क्यों? क्योंकि इसमें हर लाइन में एरर मिल जाते हैं आपको, ठीक है? एक-एक कर वो एरर बताता रहता है आपको। इसलिए हम लोग मेनली इसे डिबगिंग में यूज़ करते हैं। अब आता है कंपाइलर, ठीक है? कंपाइलर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये एक बार में पूरा बदल देता है, ठीक है? ये लाइन बाय लाइन नहीं करता, ये वन टाइम चलता है और पूरे सारे जो भी हाई लेवल प्रोग्राम है, उसे मशीन कोड में बदल देगा और कोई भी एरर होगा, तो ये बता देगा इस लाइन में कौन-सा एरर है। हर लाइन में वो बता देगा इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, ठीक है? एक बार में पहले कन्वर्ट कर देगा और फिर आपको बता देगा कि ये देखिए इस लाइन में ये एरर था, सही कर लीजिए, इस लाइन में ये एरर सही कर लीजिए, ठीक है? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? जो आपका है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर का क्या हो है कि एक बार में पूरा एक बार वंस में पूरा कन्वर्ट कर देगा आपका प्रोग्राम और फिर बताएगा कि इसमें एरर है कि नहीं है और ये भी बता देगा कौन सी लाइन में कौन सा एरर है, ठीक है? तो ये थोड़ा फास्ट भी होता है और ये एक सिंगल स्टेप में ट्रांसलेट कर देता है। इसका एग्जांपल जैसे सी कंपाइलर, सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्टेन कंपाइलर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोग देख रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप। अब देखते हैं हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता होगा जो आपके लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में आप लोग यूज़ करते होंगे डेली टास्क के लिए। मान लीजिए डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए या म्यूज़िक वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे आप लोग, ठीक है? उन्हीं को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। जो आपके डेली टास्क, जो आपको स्पेसिफिक और डेली टास्क में आप लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? इन्हें आप कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इन्हें हटा सकते हैं, इनमें जाके सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ये थोड़े आसान भी रहते हैं, ठीक है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। एंड यूज़र सॉफ्टवेयर क्यों?
क्योंकि यूज़र के एंड पे इसे यूज़र यूज़ करता है अपने डेली टास्क के लिए, ठीक है? अपने डेली टास्क के लिए, अपने जो भी काम है कंप्यूटर पे, उन्हें यूज़र यूज़ करता है। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। इन्हें इंस्टॉल करना आसान है, इन्हें रिमूव करना आसान है, ठीक है? और ये बनाने में भी आसान होते हैं, मतलब इन्हें डिज़ाइन करना आसान रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है? इन्हें डिज़ाइन करना भी आसान रहता है। अब इसके जो है हम लोग कुछ टाइप देख लेते हैं। देखिए मेनली 2 टाइप होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो पहला टाइप है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है? जनरल पर्पस का मतलब जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डेली में, ठीक है? जैसे वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड या एमएस डॉक्यूमेंट के लिए, एक्सेल शीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल या गूगल शीट यूज़ करते हैं, पीपीटी बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, वैसे ही वेब ब्राउज़र के लिए क्रोम, फायरफॉक्स या फिर मीडिया प्लेयर जैसे वीएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है? ये सब जो हम लोग अपने कंप्यूटर पे डेली टास्क कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब एक कुछ होते हैं आपके स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मेनली कौन यूज़ करता है? इन्हें जैसे बिजनेस हुआ, कोई कोई आईटी प्रोफेशनल हुआ, एजुकेशन हुआ, या फिर मेडिसिन या फाइनेंस की फील्ड में यूज़ होते हैं ये सब, ठीक है? ऐसे आम पब्लिक यूज़ नहीं करती। आम पब्लिक इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि इन्हें स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। जैसे टैली ईआरपी, ये अकाउंटिंग वाले यूज़ करते हैं। ऑटोकैड इंजीनियर यूज़ करते हैं। कोलर ड्रॉ, मैटलैब, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर रेलवे वाले यूज़ करेंगे। हम लोग थोड़ी यूज़ करेंगे उसे। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर बैंकिंग में काम आएगा, ठीक है? तो ये स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो है स्पेशल काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और इसमें वही काम किया जाता है। तो इन्हें कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो है कुछ कॉमन कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, ठीक है? एमएस वर्ड, एमएस डॉक, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी हो, ठीक है? स्प्रेडशीट में कौन सा आएगा? जैसे एमएस एक्सेल या गूगल शीट। पीपीटी के लिए बनाने के लिए पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड। डाटाबेस के लिए डाटाबेस बनाना है तो आपको एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है? कोई वीडियो या ऑडियो प्ले करना है तो वीएलसी हुआ, विंडो मीडिया प्लेयर हुआ, केम प्लेयर हुआ, ठीक है? ग्राफिक्स या डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, एज, या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग जीमेल, व्हाट्सएप या जूम जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल थे। अब देखिए सॉफ्टवेयर कैटेगरी को हम लोग एक चीज़ में और डिफाइन करते हैं, जैसे ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन या कॉस्ट, ठीक है? या सोर्स कोर्स अवेलेबिलिटी में हम लोग भी कुछ सॉफ्टवेयर को डिवाइड करा है। इन्हें देखते हैं पहले। तो पहला है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए और उसे यूज़ करिए फ्रीली। उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे फ्रीली यूज़ कर लीजिए, और उसका जो सोर्स कोड है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा, ठीक है? आप उसे रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, उसका जो सोर्स कोड है, उसका जो प्रोग्राम कोड है, जिस प्रोग्राम कोड से वो बना है, वो आपको अवेलेबल रहेगा फ्रीली। आपको पता रहेगा कि वो कैसे बना। उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसे मॉडिफाई करके आगे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आगे अपने हिसाब से बेच भी सकते हैं, ठीक है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड भी हम लोग को पता होता है और वो फ्री होता है, ठीक है? उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे आप आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये मेनली फ्री होते हैं और इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि इनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है। तो जैसे लाइनक्स हुआ, उबंटू हुआ, ठीक है? जैसे एंड्रॉयड हुआ, जैसे एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। लेकिन सैमसंग हुआ अपने हिसाब से इसमें चेंज कर देता है, ओप्पो हुआ अपने हिसाब से इस एंड्रॉयड में चेंज कर देता है, वीवो हुआ अपने हिसाब से चेंज कर देता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसका सोर्स कोड सबको पता है। अब आता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है? बिल्कुल ओपन सोर्स का उल्टा। इसमें जो सोर्स कोड है वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं होता। इसमें जो सोर्स कोड है पब्लिक को अवेलेबल नहीं होता। आप जो है इसमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, उसका आपको लाइसेंस
लेना पड़ेगा, उसे परचेज़ करना पड़ेगा, तब जाके उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएँगे। लेकिन आप सॉफ्टवेयर में मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। आप सॉफ्टवेयर को मॉडिफ़ाई या कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर मिला है, आपको उसी को यूज़ करना होगा, ठीक है? और इसमें आपको लाइसेंस मिलता है सॉफ्टवेयर का, ओनरशिप नहीं मिलती। ओनरशिप कंपनी के पास ही रहती है, ठीक है? और आप मान लीजिए कि इसमें कुछ मॉडिफ़ाई करते हैं, तो वो इल्लीगल होगा, ठीक है? तो ये होते हैं क्लोज़ सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको सोर्स कोड नहीं पता होता है, उसमें आप मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते। जैसा कंपनी ने दिया है, आप वैसे ही यूज़ करिए। जैसे टैली, माइक्रोसॉफ्ट 365, कैड, पीएस, फोटोशॉप, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के, ठीक है? आगे चलते हैं। अब फ्रीवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए, ठीक है? इसमें आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे परचेज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे डाउनलोड करिए और फ्री में यूज़ करिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें सोर्स कोड नहीं होता अवेलेबल। फ्रीवेयर को आप ओपन सोर्स से कन्फ्यूज़ मत करिएगा, ठीक है? ये ओपन सोर्स नहीं है। मतलब ये फ्री में अवेलेबल तो है, लेकिन इसका कोड, इसका प्रोग्राम कोड आपको अवेलेबल नहीं है। आप इसे फ्री में यूज़ करके डाउनलोड करके चला सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ओपन सोर्स में क्या होता है कि वो फ्री भी रहता है और उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है। उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है, मतलब आप उसे मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीवेयर में क्या रहता है, फ्री रहता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसमें मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते, आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई डाउनलोडिंग कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन आप इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीवेयर को आप ओपन सोर्स से कन्फ्यूज़ मत करिएगा, फ्रीवेयर इज़ नॉट अ ओपन सोर्स, ठीक है? जैसे गूगल क्रोम, स्काइप, इंस्टाग्राम, ठीक है? ये सब फ्रीवेयर के पार्ट हैं। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें अकाउंट बनाइए और यूज़ करिए। अब आता है शेयरवेयर। देखिए, शेयरवेयर में क्या होता है, आप वो जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं फ्री में, लेकिन कितने लिमिटेड पीरियड के लिए या फिर लिमिटेड फीचर के साथ। मतलब देखिए, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वो आपको लिमिटेड पीरियड के लिए चलेगा, जैसे 7 दिन, 30 दिन, ये ट्रायल पीरियड होता है, ठीक है? इसके बाद चलेगा, इसके बाद कहेगा कि आप उसका फुल वर्ज़न खरीदिए, तब आप इसे आगे यूज़ कर पाएँगे। या फिर कुछ बेसिक फीचर दे देगा। अगर आपको ज़्यादा फीचर यूज़ करने हैं, फुल फीचर यूज़ करने हैं आपको, ठीक है? फुल फीचर यूज़ करना है तो इसका आपको फुल वर्ज़न खरीदना होगा, पैसे देके। इसका लाइसेंस लेना होगा, ठीक है? तो ये होता है शेयरवेयर, ठीक है? ये लिमिटेड यूज़ होता है इसमें, आप कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर लिमिटेड फीचर के साथ, कुछ बेसिक फीचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पूरी तरह यूज़ करना है, तो इसका फुल वर्ज़न आपको खरीदना होगा, इसका लाइसेंस लेना होगा, ठीक है? तो ये होते हैं शेयरवेयर, ठीक है? इसमें आपको तरह तरीके के बीच-बीच में ऐड भी आते रहेंगे, ठीक है? बार-बार रिमाइंडर भी आएँगे कि पैसा दो और फुल खरीद लो। तो इसके एग्ज़ाम्पल जैसे विनार, एंटीवायरस, मैकेफे, एडोब फोटोशॉप। मुझे नहीं लगता कि कोई फुल खरीदता है ट्रायल वर्ज़न। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि क्रैक वर्ज़न यूज़ करने लगते हैं, ठीक है? लोग क्या करते हैं कि उसके क्रैक वर्ज़न यूज़ करने लगते हैं। क्रैक में क्या होता है कि वो फुल की तरह काम करता है। उसका सॉफ्टवेयर लोग क्रैक कर लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है उसके सारे फीचर खुल जाते हैं। तो इंडिया में मोस्टली बहुत से क्रैक वर्ज़न मिल जाते हैं, जैसे विनार का लोग क्रैक वर्ज़न ही यूज़ करते हैं, कोई नहीं खरीदता, ठीक है? अब शेयरवेयर के टाइप भी होते हैं बहुत सारे, जैसे एडवेयर। इसमें क्या होता है कि जब तक आप फुल वर्ज़न नहीं खरीदोगे, आपको ऐड आते रहेंगे, बीच-बीच में ऐड आते रहेंगे, ठीक है? तो वो आपको परेशान करेंगे। फिर होता है डोनेशन वेयर, इसमें आप सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर लोगे, लेकिन बार-बार ये डोनेशन माँगता रहेगा। जैसे आपने विकिपीडिया में देखा होगा पहले, कुछ दिनों पहले डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट आती रहती थी। एक होता है ट्रायल वेयर, मतलब इसमें आपको टाइम मिलेगा 7 दिन या 30 दिन कि इतने टाइम तक यूज़ करो, उसका पैसा दो, फुल वर्ज़न यूज़ करने के लिए। नैगवेयर क्या होते हैं कि बार-बार आपको इरिटेट करते रहेंगे, रिमाइंडर देते रहेंगे बीच-बीच में कि पैसा दो अगर आपको फुल वर्ज़न यूज़ करना है, तो उन्हें कहते हैं नैगवेयर। फ्रीमियम, इसमें क्या होगा, कुछ बेसिक फीचर खुले होंगे, अगर आपको अच्छे फीचर, एडवांस फीचर यूज़ करने हैं, तो आपको पैसा देके अपग्रेड करना होगा। वैसे ही होता है क्रिपलवेयर, ये भी इसी का पार्ट है। इसमें क्या होगा कि कुछ बेसिक फीचर खुले रहेंगे, कुछ चीज़ें खुली रहेंगी, बाकी जो है जब आप पैसा देंगे, तो जो है तब यूज़ कर पाएँगे। मतलब क्या होता है कि इसमें जो कुछ कीज़ जो हैं डिसेबल कर देते हैं
अगर आप पैसा देंगे तभी वो खुलेगा, उसे कहते हैं क्रिपलवेयर। तो ये सब जो है शेयरवेयर के टाइप हैं। आपको ट्रायल का वर्जन बता ही दिया मैंने, जिसमें आपको ट्रायल मिलेगा 7, 14 या 30 दिन का ट्रायल मिलता है। इसके बाद आपको पैसे देने होंगे, परचेस करना होगा, तब आके यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, वैसे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें भी आपको लाइसेंस लेना होता है अगर आपको फुल यूज़ करना है सॉफ्टवेयर। उन्हें कहते हैं पेड सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप पैसा दीजिए, उसके बाद आप फुल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, जैसे एमएस ऑफिस, ऑटोकैड। ओईएम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखिए, ओईएम का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन, डेस्कटॉप में डाल के देता है। जब आप किसी का कंपनी का कंप्यूटर खरीदेंगे या फिर फ़ोन खरीदेंगे, तो उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर होंगे जो पहले से ही प्री इंस्टॉल आएंगे। ठीक है, जैसे विंडो भी कई में प्री इंस्टॉल आती है, एंड्रॉयड ओएस हुआ, जैसे यूट्यूब हुआ। यूट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए। यूट्यूब, अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा है तो उसमें यूट्यूब आएगा पड़ा हुआ, उसे आप हटा नहीं सकते। वैसे बहुत से सॉफ्टवेयर आएंगे आपके मोबाइल में जो इन्हें आप हटा नहीं सकते, या उन्हें 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 ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर डाल के ही देता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ओईएम सॉफ्टवेयर, जो मैन्युफैक्चरर डाल के देता है, जिसने बनाया है। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का वही मतलब है कि आप अगर सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको फुल वर्जन मिलेगा। एक तरीके का ये लीगल एग्रीमेंट होता है जो बताता है आपको कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे मॉडिफाई करना है। एक तरीके से सारी टर्म और कंडीशन बताता है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की। तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और उस तरीके से आप उसे उतने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको को लाइसेंस के बाद आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने का राइट मिल जाता है। ठीक, आप ओन नहीं करते हैं, कंपनी ही उसे ओन करती है, आप ओनर नहीं बनते हैं, लेकिन बस आपको लाइसेंस मिल जाता है उसे उतने टाइम तक के लिए यूज़ करने के लिए, जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है। अब EULA क्या होता है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। देखा होगा आपने, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, तो देखे होगा कि ऐसा कुछ टर्म एंड कंडीशंस आती हैं। ठीक है, जैसे हम और आप बिना पढ़े नीचे करते हैं और आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कोई मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ता होगा। तो इसमें होता क्या है? ये होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन रहती हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, कि आप उसके क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसे कॉपिंग के, शेयरिंग के क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसे मॉडिफाई के रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसकी अपडेट या वारंटी क्या है, इसकी लाइबिलिटी क्या है, कौन इसे ओन करता है सॉफ्टवेयर को। ये सारी टर्म एंड कंडीशन लीगली जितनी होती हैं, वो सारी इसके अंदर लिखी रहती हैं, और इसे हम लोग बिना पढ़े आगे करते हैं और आई एग्री कर देते हैं, और ये होता है आपका एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। EULA इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपनी एंड द यूजर। ठीक है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जब आप एग्री करते हैं तभी आपके में ये इंस्टॉल होता है और आप इसे यूज कर पाते हैं। बिना आई एग्री करे आप इसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। अब कुछ मेजर टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अभी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, अभी उसी टाइप के हैं। जैसे प्रॉपर्टी लाइसेंस। प्रॉपर्टी लाइसेंस मतलब क्या होता है? जैसे जो लाइसेंस हम लोगों ने खरीदा है कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी से, और उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी ही ओन कर रही है, बस हम लोग को कुछ टाइम के लिए उसका यूज करने का राइट मिल गया है, ओनरशिप नहीं मिली है। ठीक है, जैसे विंडो, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप। फ्रीवेयर लाइसेंस वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। ठीक है, हम लोग के लिए फ्री होते हैं, आप उसको उसे परचेस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप उन्हें मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उनका सोर्स कोड क्लोज रहता है। उन्हें कहते हैं हम लोग फ्रीवेयर लाइसेंस। ठीक है, क्रोम, स्काइप। शेयरवेयर लाइसेंस क्या होते हैं? जो लिमिटेड फीचर्स के साथ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, उसी तरह के सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं और लिमिटेड फीचर्स आते हैं। अगर आपको फुल वर्जन यूज करना है तो आपको पेमेंट करनी होगी, जैसे विनार, एंटीवायरस, ट्रायल वर्जन। ओपन सोर्स लाइसेंस क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है। ठीक है, आप उसे एडिट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स। लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, VLC, फायरफॉक्स, ये सब क्या है?
ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन लाइसेंस, देखिए पब्लिक डोमेन लाइसेंस में कोई कॉपीराइट नहीं होता सॉफ्टवेयर का। आप इसे डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, मॉडिफाई करिए और आगे चाहिए तो बेच भी दीजिए, ठीक है। ये होता है पब्लिक डोमेन लाइसेंस। होता है क्या है कि जो पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ गेम्स होते हैं, वो कंपनियां क्या करती है, पब्लिक में रिलीज कर देती है फ्री, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो वो मेनली पुराने सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है, उन्हें पब्लिक डोमेन लाइसेंस दे दिया जाता है। फिर आता है जीएनयू जीपीएल लाइसेंस। इसमें क्या होता है, जीपीएल मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये भी एक तरीके के ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, ठीक है। इन्हें भी आप यूज करिए, इसे डाउनलोड करिए, मॉडिफाई करिए, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, कि ये हरदम ओपन सोर्स ही रहेंगे। मान लीजिए आपने इसे डाउनलोड किया, मॉडिफाई किया और मान लीजिए आगे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, तो आप इसे क्लोज नहीं कर सकते। इसका जो कोड है वो क्लोज नहीं कर सकते। ये हर समय ओपन सोर्स ही रहेंगे, मतलब इनका कोड जो है वो ओपन सोर्स ही रहेगा। आप इसका कोड जो है अपने मॉडिफाई करके बेचते समय इसका कोड जो है क्लोज नहीं कर सकते। इसका कोड जो है ओपन ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर लाइसेंस। सिंगल यूजर, जो सिंगल यूजर सिर्फ एक अपने सिस्टम में यूज कर सकता है उस सॉफ्टवेयर को, और मल्टी यूजर लाइसेंस, ठीक है, 3-4 लोग मिलकर यूज कर सकते हैं उस लाइसेंस को, वो होता है मल्टी यूजर, ठीक है। 3-4 लोग या फिर ज्यादा लोग, तो उसे कहते हैं मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर सिर्फ एक डिवाइस में यूज हो सकता है, और मल्टी यूजर काफी 3-4 या 5-6 डिवाइसेस में, जितने के लिए भी वो लाइसेंस है उसमें यूज हो सकता है। वॉल्यूम लाइसेंस क्या होता है, देखिए बहुत बार लाइसेंस बहुत सारे सिस्टम्स के लिए लेना होता है। जैसे आप कंप्यूटर के लिए लाइसेंस ले रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल्स में, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर है, तो उनके लाइसेंस एक साथ ही ले लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लाइसेंस है, ठीक है। ये अगर बहुत सारे उसमें लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे किसी लैब के लिए या कंप्यूटर लैब के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, तो फिर एक साथ ले लेंगे, उन्हें कहेंगे हम लोग वॉल्यूम लाइसेंस। फिर उस हिसाब से वो सस्ते भी पड़ जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग वो होती है कि जिसमें हम लोग को कुछ भी अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। आपके जो लोकल कंप्यूटर, मतलब आप जो लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आप जो है इंटरनेट का यूज करके अपना स्टोरेज या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपना जो भी स्टोरेज होगा आपका, वो क्लाउड पे ही होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो सर्वर पे होगा, और उसे आप इंटरनेट का यूज करके यूज कर सकते हैं। आपको अपने लोकल कंप्यूटर या लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। उसे हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और वही होते हैं क्लाउड सॉफ्टवेयर। इन्हें हम लोग ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, कि हम लोग कहीं भी बैठ के अपने इंटरनेट यूज करके उस सॉफ्टवेयर को कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा जरूरत नहीं है कि हम उस अपने लोकल कंप्यूटर में या लोकल डेस्कटॉप में उसमें इंस्टॉल करें। उससे हम लोग कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जैसे जीमेल, आप कहीं भी जाके साइबर कैफे में जाइए, किसी भी कंप्यूटर में आप लॉगिन करिए और जीमेल यूज कर लीजिए। जूम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, ये सब क्लाउड सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है, इनकी ऐप भी आती है जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया लीजिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे आप किसी भी कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आपको बस लॉगिन करना होगा, इंटरनेट खोलना होगा, लॉगिन करना होगा, या फिर ऐप खोलनी होगी, लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद इसे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ फायदे भी हैं, देखिए इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये शायद डायरेक्ट इंटरनेट से काम करता है। इसमें आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम। ये ऑटोमेटिक अपडेट है, मतलब आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें डाटा है जो वो क्लाउड में ही स्टोर हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर में इसका डाटा स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, मतलब आप इसे अपने टैबलेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से, जिससे मन करे उससे चला सकते हैं, ठीक। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये फायदा होता है क्लाउड सॉफ्टवेयर का। कितने तरह के क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए 3 तरह के क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। SaaS, PaaS, IaaS, ठीक है, SaaS, PaaS, IaaS, ठीक है। ये 3 तरह के आपके क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आप इसे कहीं भी इंटरनेट से यूज कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, या कई कुछ सॉफ्टवेयर फ्री बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट ऑन करिए और इन सॉफ्टवेयर को आप, इनकी साइट खोलिए और इन्हें यूज कर लीजिए। जैसे गूगल डॉक,
गूगल ड्राइव, जीमेल, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, ठीक है, बॉक्स, नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके यूनिक सॉफ्टवेयर हैं जो आप कभी भी कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉगिन करिए और यूज़ करिए। फिर आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखिए, जो ये था आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये जनरल सबके लिए है, पब्लिक के लिए। कोई भी कहीं भी कैसे भी अगर उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो यूज़ कर सकता है। तो प्लेटफॉर्म और सर्विस किसके लिए है? वो मेनली डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर्स या कोडर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपर्स, ठीक है, ये डेवलपर्स अब इन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वो अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं, उसे बिल्ड कर सकते हैं या फिर उसे रन कर सकते हैं। जो भी डेवलपर्स जिनने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसे उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग अपना रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसे चला सकते हैं। तो मेनली डेवलपर यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इसके एग्जांपल जैसे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्लेटफॉर्म, AWS इलास्टिक बिनस्टॉक, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। तो मेनली कौन यूज़ करता है इसे? इसे मेनली यूज़ करते हैं डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर एप्लीकेशन बनाने के लिए। कौन यूज़ करता है? डेवलपर्स यूज़ करता है। ये आम जनता, हम जैसे लोग, पब्लिक यूज़ नहीं करती है इसे। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, ये मेनली जैसे IT प्रोफेशनल हुआ, बिजनेस हुआ, इसमें क्या होता है जैसे ये लोग ऑनलाइन सर्वर या स्टोरेज ले लेते हैं, ऑनलाइन सर्वर या स्टोरेज ले लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं वेब होस्टिंग के लिए, ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन रन करने के लिए, ठीक है। तो मेनली ये IT प्रोफेशनल्स करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर होस्टिंग वेबसाइट क्या करती है, इसमें ये लोग सर्वर, ऑनलाइन सर्वर ले लेते हैं या फिर स्टोरेज ले लेते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है, जैसे वेबसाइट होस्टिंग में यूज़ होता है, डाटा स्टोरेज में यूज़ होता है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ये भी एक तरीके का डेवलपर्स का ही पार्ट है, ये भी एक तरीके का जो डेवलपर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, इसका नाम ही जैसे है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप सर्वर और स्टोरेज लेंगे तो एक तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑनलाइन रेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आगे चलते हैं, वेब एप्लीकेशन। देखिए, हम लोग जो है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में कभी भी कहीं से भी वेब ब्राउज़र खोल के कुछ एप्लीकेशन जो है जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, बैंकिंग ऐप हुई, इन सबको हम लोग अपने वेब ब्राउज़र से भी चला सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। आप वेब ब्राउज़र खोलिए और उसमें फेसबुक डालिए और उसमें आप लॉगिन करके चला सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि ऐप के थ्रू ही चलाना है, आप वेब ब्राउज़र क्रोम खोल के, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स खोल के, ठीक है, आप कहीं से भी इन्हें लॉगिन करके चला सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र से। तो इन्हें कहेंगे हम लोग वेब एप्लीकेशन, इन्हें हम लोग कहेंगे वेब एप्लीकेशन, क्योंकि आप इन्हें वेब ब्राउज़र से भी चला सकते हैं। और बहुत लोग ब्राउज़र से चलाते भी हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, बहुत से लोग वेब ब्राउज़र से चलाते हैं उसे, उसकी ऐप नहीं इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर एरर एंड डिबगिंग। तो पहली बात, सॉफ्टवेयर एरर होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर एरर क्या होता है, जैसे आप कोड लिखा, कोई प्रोग्राम हुआ, उसमें कोई गलती आ गई जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है, वो बार बार क्रैश कर रहा है या रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, तो वही होता है सॉफ्टवेयर एरर। उसे हम लोग बग भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बग। सॉफ्टवेयर बग आ गया मतलब क्या, कि उस कोड में, सॉफ्टवेयर के कोड में या उसकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर था जिस वजह से वो सॉफ्टवेयर चल नहीं पा रहा है, क्रैश कर रहा है बार बार, ठीक है, तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर एरर। तो सॉफ्टवेयर एरर बहुत वजह से आ सकता है, या तो आपके कोड में कोई गलती हुई या कोई प्रोग्रामिंग के लॉजिक में कोई गलती हुई जिसके सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है वो, ठीक है, या फिर मेमोरी का या हार्डवेयर का इशू है, उस हार्डवेयर के साथ वो चल नहीं पा रहा है सॉफ्टवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, पुअर टेस्टिंग, मतलब सॉफ्टवेयर सही से टेस्ट नहीं किया गया, या कोई वायरस आ गया। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिस वजह से
सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश कर रहा है या सॉफ्टवेयर में एरर दिखा रहा है बार बार। ठीक है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर एरर हो सकते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एरर, ये देख लेते हैं। तो पहला है सिंटैक्स एरर। देखिए, आपकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जैसे सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, ठीक है, पाइथन हुआ, जावा हुआ, इन सब की एक ग्रामर होती है, मतलब एक तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक कोडिंग की ग्रामर होती है, इनके रूल्स होते हैं कि इसी तरीके से इन्हें लिखा जाएगा। अगर इनके रूल्स और ग्रामर में आप गलती कर दोगे तो कंप्यूटर का जो कोड होगा आपका रन नहीं करेगा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर आप इनके ग्रामर और रूल्स में गलती कर दोगे इनके लिखने के, तो अगर ऐसी कोई गलती करते हो तो वही होता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, वही होता है आपका सिंटैक्स एरर। जो इनकी ग्रामर और स्ट्रक्चर होता है इन लैंग्वेज का, अगर आपने इनमें गलती कर दी तो फिर वो जो है आपका कोड, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए सेमीकोलन मिस कर गए, इसमें सेमीकोलन लिखा होता है, ये मिस कर गए, कोई कहीं कॉमा मिस कर गए, कोई कमांड की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, किसी कमांड की स्पेलिंग गलत लिख दी जो कमांड था, तो उस कंडीशन में आपका कोड नहीं रन करेगा। ठीक है, तो ये होता है सिंटैक्स एरर, जहां पर आपकी ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है, या फिर रूल्स की मिस्टेक है, जो इसके रूल्स है प्रोग्रामिंग के वो आपने सही से फॉलो नहीं करे, तो वो होगा सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस सिंटैक्स एरर को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर बता देंगे कि यहाँ पर आपने गलती कर दी इस ग्रामर की। अब आता है लॉजिकल एरर। होता क्या है कि लॉजिकल एरर में क्या होता है कि जो आपने प्रोग्राम जो है बनाया है, जो भी आपने कोड बनाया वो चल जाएगा, रन कर जाएगा, ठीक है, अच्छे से रन करेगा, लेकिन आपको आउटपुट नहीं देगा। वो आउटपुट क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने या तो कोई इनकरेक्ट लॉजिक लगा दिया है। इनकरेक्ट लॉजिक का मतलब, जैसे एग्जांपल ले लें, आपने कोई गलत फॉर्मूला डाल दिया, अब वो प्रोग्राम तो रन कर दिया लेकिन आपने फॉर्मूला गलत डाल दिया, तो इसलिए वो रॉन्ग आंसर देगा, आंसर भी देगा। वो आपकी गलती कि आपने कोई गलत लॉजिक लगा दिया उसमें, तो इसलिए से आउटपुट जो है वो गलत गलत आ रहा है, सही आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्हें निकालना, इन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल काम है, ये आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पकड़ भी लेगा, लेकिन आपने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया तो कैसे पकड़ में आएंगे? तो इन्हें लिखना या फिर इन्हें ढूंढना आसान नहीं होता, ये होता है लॉजिकल एरर। फिर आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम चल रहा था, बीच ही में रुक गया, क्रैश कर गया, स्टॉप कर गया, चलते चलते बंद हो गया। हर बार आप चला रहे हैं प्रोग्राम, बंद हो जा रहा है, क्रैश कर जा रहा है, उन्हें हम लोग कहेंगे रन टाइम एरर। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? जैसे डिवीजन बाय जीरो, ऐसे प्रोग्राम में ऐसी कोई चीज थी, ऐसा कोई फॉर्मूला था जहां पर जीरो से डिवीजन हो जा रहा था। जीरो का मतलब से डिवीजन मतलब होता है इन्फिनिटी, तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई फाइल आपने थी उसमें जो नहीं फाउंड हो रही है, या फिर जो मेमोरी सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपका प्रोग्राम रैम बहुत कम हो गई, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं हो पा रहा है, प्रोग्राम लोड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब एरर होते हैं रन टाइम एरर, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो चलते चलते रुक जा रहा है, चलते चलते बार बार बंद हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, तो उन्हें कहेंगे रन टाइम एरर। इसके एग्जांपल है डिवीजन बाय जीरो, फाइल नॉट फाउंड, आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है, अगला है सिमेंटिक एरर। इसमें क्या होता है कि आपने कोड तो सही लिखा है लेकिन उसकी मीनिंग रॉन्ग है। ठीक है, उसकी मीनिंग रॉन्ग है, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपने कोड तो सही लिखा है, लेकिन मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू गलत कर दी, ठीक है, रॉन्ग वेरिएबल दे दिया, इस वजह से आपका जो है वहां उसमें एरर दिखाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, जैसे एज थी, एज में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी 25, लेकिन आपने उसकी जगह 25 लिख दिया ऐसे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी लेकिन आप ऐसे लिख दिया, तो इस वजह से इसका मीनिंग गलत हो गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं सिमेंटिक एरर है। ठीक है, और कोई ग्रामर में गलती होगी तो वो कौन सा होगा? सिंटैक्स एरर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर स्ट्रक्चर में गलती होगी, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर या उसके रूल में गलती होगी, तो सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, लेकिन कोड अगर सही लिखा है, कोड सही है, कोड में कोई गलती नहीं है, लेकिन उस कोड का मतलब गलत है, तो वो कौन सा है? वो है सिमेंटिक एरर। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा।
अब बग क्या होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया, बग वही होता है कंप्यूटर में एक तरीके का एरर होता है, ठीक है। जब आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें कोई गलती से कोई फॉल्ट हो जाता है या सॉफ्टवेयर क्रैश करने लगता है, तो उसमें कोई, उसे हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कोई एरर या बग आया गया है, ठीक है। और इस बग को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिबगिंग। बग के हटाने के प्रोसेस को, एरर के हटाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिबगिंग। तो डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछे डिबगिंग क्या है, तो एरर को फाइंड करके उसे हटाने का प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर में, उसे कहते हैं डिबगिंग। तो डिबगिंग के लिए टूल यूज होते हैं जैसे डिबगर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लॉग फाइल्स, ये सब डिबगिंग के टूल्स हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं बग हटाने के लिए। बग हटाने का मतलब एरर हटाने के लिए। पैच क्या होता है, देखिए पैच एक तरीके का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, जो सॉफ्टवेयर है उसके बग हटाता है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। कई बार आपने देखा होगा अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड में, कि सिक्योरिटी पैच आया है, ठीक है, सिक्योरिटी पैच आया है, इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। या फिर आपके विंडो में सिक्योरिटी पैच आया है, ठीक है, सिक्योरिटी पैच आया है। तो पैच क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जो कंपनी देती है आपको, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इससे जो भी आपके सॉफ्टवेयर में छोटे मोटे बग होंगे, छोटे मोटे एरर होंगे जिस वजह से आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है, वो चले जाएंगे और आपके सिस्टम की, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। उसे हम लोग कहते हैं पैच। सिक्योरिटी पैच हुआ या फिर कोई एंटीवायरस पैच हुआ, ये सब होते हैं पैच, सॉफ्टवेयर अपडेट, छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को सही, सॉफ्टवेयर से बग हटाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। देखिए पैच जो होता है वो कोई छोटा अपडेट है बग हटाने के लिए। अगर उससे उसको थोड़ा और अच्छा वर्जन आता है और बड़ा अपडेट आता है तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। ये क्या करता है, इसमें नए फीचर भी आ जाते हैं, बग्स को भी फिक्स करता है और सिक्योरिटी भी इंप्रूव कर देता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स बग्स फिक्सेस, न्यू फीचर एंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन अपडेट को आप अपग्रेड से कंफ्यूज मत करिएगा। एक बात समझिए, अगर आप विंडो 10 से विंडो 11 यूज करने लगते हैं तो वो हो गया आपका अपग्रेड, वो हो गया आपका अपग्रेड। आप विंडो 10 यूज कर रहे थे, विंडो 11 यूज करने लगे, लेकिन विंडो 10 में ही कोई अच्छा अपडेट आ गया, उसका नया वर्जन आ गया विंडो 10 का, विंडो 10.1, ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे अपडेट, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे अपडेट। और विंडो 10 से विंडो 11 क्या हुआ, ये हुआ अपग्रेड, ठीक है। तो अपडेट है वो स्मॉल इंप्रूवमेंट है उसके वर्जन में, ठीक है। अपडेट क्या है, स्मॉल इंप्रूवमेंट है। और अपग्रेड क्या है, बिल्कुल नया वर्जन ही है, नया वर्जन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्रैश क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में कोई किसी प्रकार का एरर आ जाता है या कोई बग आ जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। सॉफ्टवेयर बीच में ही काम करना बंद कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। क्रैश ऑकर व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और क्लोज सडनली ड्यू टू एन एरर, मेमोरी ओवरफ्लो या सिस्टम फेलियर है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर तुरंत बीच में ही काम करना बंद कर दे और क्लोज हो जाए, या तो एरर की वजह से, या तो कोई मेमोरी की दिक्कत आ गई, या कोई सिस्टम फेल हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रैश, ठीक है। किस किस वजह से क्रैश हो सकता है, या तो लो रैम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़्यादा हैवी है या फिर इतना ज़्यादा मेमोरी का है कि वो रैम में लोड ही नहीं हो पा रहा है, तो पहले रैम खाली करिए तब जाकर वो सॉफ्टवेयर चलेगा। या तो किसी वायरस की वजह से वो सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट हो गया है, या ड्राइवर सही नहीं है, कोई करप्ट फाइल हो गई है, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पा रहा है, या हार्डवेयर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोडिंग में दिक्कत है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है। मतलब जैसे आपका सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो बार बार बंद हो जा रहा है अपने आप ही, उसे हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर क्रैश, कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जा रहा है, बार बार स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। देखिए जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग भी होगी, सबसे बात है, ठीक है। तो अल्फा टेस्ट में क्या होता है कि जब भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसकी टेस्टिंग इनसाइड, मतलब कंपनी के अंदर ही होती है। कौन करता है, डेवलपर्स और टेस्टर्स, ठीक है। इंटरनल टेस्टर्स और डेवलपर्स उसकी जो है टेस्टिंग करते हैं कंपनी के अंदर ही। जब कंपनी के अंदर ही टेस्टिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा टेस्टिंग,
ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है, उसमें कोई ऐसे एरर या बग तो नहीं है, तो वो हो गई अल्फा टेस्टिंग। तो ये जो है कंपनी के अंदर ही होती है, कंपनी के खुद ही इंटरनल टेस्टर या डेवलपर उसे टेस्ट करते हैं। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी जो है उसे रिलीज कर देती है बाहर के लिए, मतलब उसे रियल यूजर यूज कर सके आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के बाहर जो है आम पब्लिक यूज कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर के लोग उसे यूज करते हैं, तब उसका पता चलता है कि वो रियल एनवायरनमेंट में, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, उसमें कोई इशू या एरर तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका फीडबैक लेती है कंपनी कि कोई एरर तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, और उसके बाद उस बीटा वर्जन के बाद उसका फुल और फाइनल वर्जन रिलीज करती है, उसका फुल और फाइनल वर्जन रिलीज करती है। आपने सुना होगा या आपने गूगल ऐप पे देखा होगा, अपने ऐप स्टोर पे देखा होगा कि बहुत से बीटा वर्जन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, इसका बीटा वर्जन, किसी सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। बीटा वर्जन का मतलब है कि कंपनी टेस्टिंग मोड पे है, उसे बाहर लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसे सही करेगी और उसके बाद उसका फाइनल वर्जन रिलीज करेगी। ठीक है, उसका फाइनल वर्जन रिलीज करेगी। तो बीटा टेस्टिंग पब्लिक के लिए होता है और अल्फा टेस्टिंग कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, वो कंपनी के लिए अंदर होता है और बीटा टेस्टिंग पब्लिक के लिए होता है। बूटिंग प्रोसेस देखिए, बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? बूटिंग प्रोसेस का मतलब सिंपल, अगर हम लोग भाषा में समझे तो वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही मतलब होता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग इज हाउ कंप्यूटर वेक अप एंड बिकम रेडी टू वर्क। इसी को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो सिंपल भाषा में ये है। लेकिन टाइप ऑफ बूटिंग क्या होती है? देखिए, दो तरह की बूटिंग होती है। एक होती है हार्ड बूट और एक होती है सॉफ्ट बूट, या फिर से हम लोग कह सकते हैं कोल्ड बूट या वार्म बूट। जब आप कंप्यूटर आपका पूरी तरह ऑफ होता है और तब उसे आप ऑन करते हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट या फिर हार्ड बूट। इसमें क्या होता है, जैसे आप बटन दबाया तो पहले BIOS या फिर UEFI लॉन्च होगा। ठीक है, ये फर्मवेयर है। आपने बटन ऑन किया, पावर बटन ऑन किया, तो सबसे पहले फर्मवेयर लॉन्च होगा और फर्मवेयर जो है आपका OS लोड करेगा। हार्डवेयर और OS लोड करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर लोड करेगा। तो ये इसका तरीका रहता है। इसे हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ बूटिंग में कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग। जब आप कंप्यूटर बिल्कुल पहली बार ऑन करते हैं, मतलब ऑफ स्टेट से ऑन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम ऑफ स्टेट। वार्म बूट या सॉफ्ट बूट क्या होता है? इसमें हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं बिना टर्निंग ऑफ, कोई टर्न ऑफ नहीं करते हैं, इसे हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं वार्म बूट या सॉफ्ट बूट। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे CTRL प्लस Alt प्लस del आप जब दबाएंगे ना तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपके ऑप्शन भी, आप जब आप शटडाउन के ऑप्शन में जाएंगे ना, शटडाउन के ऑप्शन में, तो वहां पर रिस्टार्ट का भी ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, उससे आप रिस्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। उसे कहते हैं हम लोग वार्म बूट या सॉफ्ट बूट। बूट लोडर क्या होता है? अच्छा, देखिए, बूट लोडर एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है बूट प्रोसेस के दौरान। फिर से समझिए, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपका फर्मवेयर स्टार्ट हुआ सबसे पहले, फर्मवेयर जो कि रोम में होता है, जैसे BIOS। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एक बूट लोडर होता है। बूट लोडर क्या करता है, आपका जो भी OS होगा, जैसे विंडो हुआ, कोई भी हुआ, उसे आप लोड करेगा रैम में, उसे लोड करेगा, तभी आपका OS चालू हो पाएगा, तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो पाएगा। तो बूट लॉगर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कोई भी है, विंडो हुआ, ठीक है, या फिर लाइनेक्स हुआ, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे, उसे आपके स्टार्ट होते ही रैम में लोड करेगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर स्टार्ट होते ही उसे रैम में लोड करेगा। उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं बूट लोडर। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बूट लोडर, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। जैसे विंडो में यूज होता है विंडो बूट मैनेजर। ठीक है, लाइनक्स में यूज होता है GRUB। ठीक है, और जो पुराने लाइनक्स में यूज होता था वो होता था LILO।
जो पुराने लाइसेंस यूज होता था वो होता था LILO। तो बिना बूट लोडर के आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। बिना बूट लोडर के आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। BIOS, BIOS एक तरीका का फर्मवेयर होता है, मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, BIOS क्या है? एक तरीके का फर्मवेयर है। तो BIOS किस में होता है? रोम में लोड होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एक तरीके का फर्मवेयर होता है जो कि आपके रोम में फीड होता है। ये करता है क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को लोड करने में मदद करता है। इन सिंपल वर्ड, BIOS is a small built-in software that wake up the computer and prepare it to load the operating system। ये आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को लोड करता है जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। ठीक है, और BIOS इज स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये रोम में होता है क्योंकि ये फर्मवेयर है। BIOS क्या है? एक तरीके का फर्मवेयर है, तो ये रोम में लोड होता है। अगर ये BIOS नहीं रहेगा आपके कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये इरेज हो गया तो आप कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्मवेयर नॉट सॉफ्टवेयर। ये पार्ट फर्मवेयर का, सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। अच्छा, BIOS दिखता है कैसे, पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है BIOS। ठीक है, कुछ इस तरह की स्क्रीन होती है BIOS की। अगर आपको, आप कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो इस तरह की स्क्रीन तो आप आती नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपको BIOS की सेटिंग चेंज करनी है तो जैसे आप मान लें ऑन किया, आपने कंप्यूटर ऑन किया तुरंत, तो उस टाइम आपको F2, F10, डेल या एस्केप, इनमें से कोई भी की आप लगातार दबाएंगे तो आप जो है BIOS को सेटअप में चले जाएंगे। वो आपकी ब्लू स्क्रीन आने लगेगी। ठीक है, इसके सेटअप में चले जाएंगे, वहां जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो BIOS है, जो पहले आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप होते थे वहां यूज होता था, अब जो नए कंप्यूटर्स आने लगे हैं उसने इसे रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसकी जगह मॉडर्न कंप्यूटर में जो BIOS को जो है जगह अब UEFI यूज होने लगा है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसका थोड़ा इंटरफेस BIOS का चेंज हो गया है। ठीक है, अब उसे हम लोग कहते हैं UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, काम वही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो हम लोग समझ लेते हैं BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मेनली जो पहले हम लोग के कंप्यूटर थे उसमें यूज होता था। अब जो नए आने लगे हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, सेम काम है, दोनों फर्मवेयर है, दोनों ही फर्मवेयर हैं। जो पुराने सिस्टम में यूज होता था लेगेसी सिस्टम कहते हैं, और जो मॉडर्न सिस्टम में जो होता है वहाँ यूज होता है। इसमें क्या था, जो भी हम लोग को कोई भी चेंजेस, जैसे कोई BIOS स्क्रीन आ गई आपकी, ठीक है, तो इसमें हम लोग कीबोर्ड यूज कर पाते थे। आपका माउस काम नहीं करेगा, याद रखिए। आपको जो भी कमांड इंटर करने ना इसके अंदर, आपको कीबोर्ड से ही इंटर करने होंगे कमांड। लेकिन इसमें आप माउस और कीबोर्ड दोनों यूज कर सकते हैं कोई भी कमांड या सेटिंग चेंज करने के लिए। ये थोड़ा स्लो था, ये फास्ट था। ये 2 TB तक ही सपोर्ट था, ये 2 TB से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई सिक्योर बूट नहीं था, मतलब हो सकता था कोई वायरस भी इंटर कर सकता था। जो सिक्योर बूट है ताकि वायरस से बचाया जा सके। इसमें कोई फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं था, इसमें फाइल सिस्टम सपोर्ट भी है। ये डायरेक्ट ड्राइवर से फाइल उठा सकता है। ठीक है, ये एक्सपेंडेबल नहीं था, लिमिटेड था, मतलब ठीक है, इसे इतना अपडेट करना से आसान नहीं था। ये एक्सपेंडेबल भी है और इसे अपडेट भी कर सकते हैं आराम से, मॉडिफाई और अपडेट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है। ये पुराना है ना, ये पुराना था BIOS सिस्टम, ये पुराना फर्मवेयर था। इसमें आप जाके सेटिंग चेंज कर सकते थे हर तरीके की। अब जो नए आने लगे हैं उनमें कुछ इस तरह का दिखता है। और देखिए ग्राफिकल काफ़ी चेंज हो गया है, इसमें ग्राफिकल काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये अब जो नए सिस्टम में यूज़ होता है, जो नए मॉडर्न सिस्टम आ रहे हैं वहाँ पर ये UEIF यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूरा कर लिया है। इसे आप पढ़िए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।